Hello friends, welcome to my YouTube channel Expand Nursing Knowledge. Today our topic is full explanation of cancer part 2. मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की है, वो पार्ट 1 पे है, जिसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि कैंसर के डेफिनेशन क्या है, इसके कॉजेज़ कौन कौन सी हैं और इसके स्टेजेस, ग्रेड्स और डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ सेल ग्रोथ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया है पार्ट 1 में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 2। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, इसकी ट्रीटमेंट कौन कौन सी होती हैं, जैसे कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी या नर्सिंग केयर क्या है इसके। तो वो सारी चीज़ें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाकर आप पार्ट 1 को भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट इज़ हाउ टू डिटेक्ट कैंसर। तो कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें? देयर आर मैनी वेज टू डिटेक्ट कैंसर। तो कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट मेथड से जो कैंसर है उसे डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे हिस्ट्री टेकिंग एंड द सेकेंड इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन और लेबॉर्ट्री टेस्ट। सो हम इस तीनों मेथड्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, उसे चेक करने के लिए। सो फर्स्ट इज़ हिस्ट्री टेकिंग में क्या है? इट इज़ एन इंटरव्यू विद द पेशेंट इन विच अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड about family history such as any previous occurrence of cancer in family or subjective symptoms or looking for warning signs। so इसमें क्या होता है कि पेशेंट का इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें पेशेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिलेटेड टू हिज फैमिली। सो फैमिली के रिलेटेड ये पूछा जाता है कि फैमिली में किसी को कोई मेडिकल हिस्ट्री है रिलेटेड टू कैंसर, जैसे कोई बिनाइन ट्यूमर या कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर था किसी फैमिली मेम्बर को पहले, या कोई उन्होंने ट्रीटमेंट करवाया था। सो ये सारी चीज़ें उससे पूछी जाती हैं, सो डैट हम डिटेक्ट कर सकें कोई हेरिडिटरी कॉज तो नहीं है, पेशेंट में कोई हेरिडिटरी कॉज तो नहीं है कैंसर का। सो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और इसमें उससे पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव सिम्टम्स कौन से होते हैं? वो वाले सिम्टम्स, या हम वो वाले सिम्टम्स कह सकते हैं जो पेशेंट फील करता है, जैसे इरिटेबिलिटी या डिस्कम्फर्टनेस या पेन एनी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ऑर्गन। सो वो सारी चीज़ें क्या है वो पूछी जाती हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कोई वार्निंग साइन, कॉशन को डिटेक्ट किया जाता है, जिसे मैं आने वाली आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है? इन दिस पेशेंट इज असेस्ड फिजिकली बाय इंस्पेक्शन, पाल्पेशन एंड वाइटल बाय टेकिंग वाइटल साइंस। सो इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको फिजिकली असेस किया जाता है, जैसे इंस्पेक्ट करके फिजिकली उसे ऑब्जर्व करना कि कोई उसकी स्किन पैचेस तो नहीं है या कोई पेलनेस ऑफ स्किन। सो ये चीज़ें वो ऑब्जर्व की जाती हैं। और पाल्पेशन में उसे पाल्पेट करके देखा जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, जैसे कि उसे टच करके देखा जाता है, प्रेस करके देखा जाता है कि कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं हुई, या पेशेंट को किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई पेन हो रहा हो बाय प्रेसिंग एनी पार्ट। सो वो सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। नेक्स्ट इज वाइल एग्जामिनिंग फिजिकली अ नर्स लुक्स फॉर। सो मतलब फिजिकली जब हम एग्जामिन करते हैं, नर्स एग्जामिन करती है पेशेंट को, तो कौन कौन सी चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है? सो फर्स्ट इज लिम्फोएडिनोपैथी को देखना होता है। लिम्फोएडिनोपैथी क्या होता है? लिम्फोएडिनोपैथी होता है कि जो लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स स्वेलिंग, लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग तो नहीं हुई या उसकी एनलार्जमेंट हुआ हो लिम्फ नोड्स का, सो नेक पे चेक किया जाता है। सो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। सो नेक्स्ट इज स्किन पैचेस, कोई डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हुई हो किसी। सो स्किन पैचेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। सो ये चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। नेक्स्ट इज सस्पिशियस मोल्स मीन्स कोई डाउटफुल मोल हो कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे नेक के अराउंड, बिहाइंड द ईयर्स। तो वो सारी चीज़ें क्या है ऑब्जर्व की जाती हैं, कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं हुई। नेक्स्ट इज
थायराइड मास क्या होता है, मतलब जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एनलार्जमेंट तो नहीं हुई या थायराइड मास तो फॉर्मेशन नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें क्या पालपेट करके देखी जाती हैं। प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट को देखा जाता है कि कोई प्रोस्टेट ग्लैंड की स्वेलिंग तो नहीं हुई। स्पेशली मेल्स में, जो मेल्स होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती हैं। और ब्रेस्ट मास जो फीमेल्स में देखा जाता है कि कोई ब्रेस्ट मास या मास फॉर्मेशन तो नहीं हुई ब्रेस्ट में, सो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। सो नेक्स्ट इज लैब और लेबॉर्ट्री और डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो लेबॉर्ट्री टेस्ट किए जाते हैं इसे ऑब्जर्व करने के लिए। सो इसमें क्या आता है, सीबीसी क्या है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। सो इसमें कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट किया जाता है। इसमें ये इसीलिए किया जाता है सो डैट जैसे कि दिस इज़ चेक्ड इन ऑर्डर टू डिटेक्ट अनीमिया को डिटेक्ट करने के लिए, कोई खून की कमी तो नहीं है पेशेंट में, आयरन डेफिशिएंसी तो नहीं है, सो ये चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए सीबीसी किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज़ ऑन्कोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट। ऑन्कोलॉजिकल इमेजिंग टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जो स्पेशली कैंसर पेशेंट में किए जाते हैं। ऑन्कोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू कैंसर। सो फर्स्ट इज़ एक्सरे किया जाता है, चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है सो डिटेक्ट लंग कैंसर, और एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है सो डैट वी कैन डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ लीवर कैंसर और स्प्लीन और स्टमक कैंसर। सो ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। नेक्स्ट इज बायोप्सी स्टडीज़। बायोप्सी स्टडीज़ कौन सी स्टडीज़ होती हैं, बायोप्सी स्टडी में होता है कि जो कैंसरस ग्रोथ हुई होती है सेल्स की, उसमें से थोड़ा सा पार्ट रिमूव करके उसे टेस्ट किया जाता है, उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है सो डैट ऑब्जर्व किया जा सके कोई कैंसरस सेल की डेवलपमेंट हो या कैंसर सेल उसमें प्रेजेंट हो। सो वो सभी उस प्रोसीजर को बायोप्सी टेस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज़ एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी क्या है, जो जब हम इंटरनल ऑर्गन्स, अंदर के ऑर्गन्स को विजुअलाइज करते हैं, अंदर के ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने को एंडोस्कोपी कहते हैं। एंडोस्कोप जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हेल्प से वो क्या बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और कैमरे के थ्रू मॉनिटर में ऑब्जर्व किया जाता है कि बॉडी ऑर्गन्स कैसे हैं, मतलब कोई मास फॉर्मेशन तो नहीं हुई, सो एनी कैंसरस ग्रोथ को डिटेक्ट करने के लिए। सो इसके अंदर आते हैं तीन जो प्रोसीजर्स हैं। फर्स्ट इज़ गैस्ट्रोस्कोपी। गैस्ट्रोस्कोपी क्या है, गैस्ट्रोस्कोपी में स्टमक को ऑब्जर्व किया जाता है। ये क्या है, ईसोफेगस के थ्रू एंडोस्कोप को इंसर्ट करके अंदर उसको स्टमक को देखा जाता है, कोई स्टमक में अल्सर फॉर्मेशन तो नहीं हुई। नेक्स्ट इज़ ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी में क्या, लंग्स के अंदर एंडोस्कोप को इंसर्ट करके लंग्स को विजुअलाइज किया जाता है इंटरनली, और इस प्रोसीजर को ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉलोनोस्कोपी। कॉलोनोस्कोपी क्या है, इसमें कॉलन को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या है, रेक्टम या एनस के थ्रू एंडोस्कोप को बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। तो कैंसर के कौन कौन से प्रिवेंशन है, प्रिवेंशन मीन्स कैसे हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। कैंसर होने के पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो कैंसर ना हो। सो लेट्स रीड इट। फर्स्ट पॉइंट इज़ रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। अल्कोहल इंटेक को रिड्यूस करना, अल्कोहल के कंज्यूप्शन को कम करना। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इंटेक ऑफ विटामिन ए एंड सी। तो विटामिन ए और विटामिन सी के इंटेक को प्रेफरेंस देनी, विटामिन ए और सी को कंज्यूम करना सो डैट हमें कैंसर को प्रिवेंट कर सकें, क्योंकि विटामिन सी है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें बहुत सारे कैंसरस फॉर्मेशन से बचा के रखते हैं। नेक्स्ट इज़ मेंटेन नॉर्मल बॉडी वेट। नॉर्मल बॉडी वेट को मेंटेन रखना है, ओबेसिटी क्योंकि कारण हो सकता है कैंसर का, सो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट इज़ रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाइटरी फैट। डाइटरी फैट के अमाउंट को भी रिड्यूस करना होता है, फैट नहीं कंज्यूम करना होता, जैसे रेड मीट की प्रेफरेंस नहीं करनी होती, बीफ और पोर्क जो होता है वो रेड मीट के कैटेगरी में आता है, सो उसके कंज्यूप्शन को भी रिड्यूस करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ अवॉइड टबैको और स्मोकिंग। टबैको च्यूइंग जो है उसे भी अवॉइड करना, और स्मोकिंग, क्योंकि ये दोनों कॉज हैं ऑरल कैंसर और लंग कैंसर के, सो इन दो चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए। नेक्स्ट इज़
लिमिट द इनटेक ऑफ सॉल्ट, स्मोक्ड, नाइट्रेट फूड। सो सॉल्ट या बहुत ज़्यादा एक्सेस में सॉल्ट के कंज्यूप्शन को भी अवॉइड करना चाहिए और स्मोक्ड नाइट्रेट फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। जैसे बारबेक्यू करके जो मीट कंज्यूम करते हैं, सो वो स्मोक्ड फूड होता है, सो उन्हें भी प्रिवेंट करना चाहिए। सो नेक्स्ट इज़ प्रेफर ग्रीन लीफी एंड फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट जूसेस। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करना है, वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस देनी है, फ्रूट जूसेस लेनी है, सो डैट फाइबर रिच डाइट कंज्यूम करना है, सो डैट कोई कैंसर फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट इज़ एंगेज इन एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डेली एक्सरसाइज करना है, सो डैट बॉडी वेट गेन ना हो ज़्यादा और फैट जो है वो उसकी फॉर्मेशन ना हो। नेक्स्ट इज़ ट्राई टू हैव रूटीन चेकअप्स। रूटीन चेकअप्स को प्रेफर करना है, सो डैट हम अर्ली स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट कर सकें और इसे ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट एक्सेसिव सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर एक्सेस में उसे प्रिवेंट करना है, क्योंकि सन में क्या सन से जो रेज़ आती हैं वो यूवी रेज़ होती हैं, जो बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारी स्किन के लिए, जो स्किन कैंसर का लीडिंग कॉज भी हो सकता है। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना होता है। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सो कैंसर अगर होने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, अगर कैंसर हो गया है तो उसके कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं। सो इसमें हम देखेंगे ऑब्जर्व 7 वार्निंग साइंस। सो इसमें क्या वार्निंग साइंस को ऑब्जर्व करना होता है, जैसे कॉशन को देखना होता है पेशेंट में कि इसके कोई साइन तो इस पेशेंट में नहीं है, सो डैट हम उसे अर्लियर डिटेक्ट करके उसे ट्रीट कर सकें। फर्स्ट इज़ सी मीन्स चेंज इन बॉबल और ब्लैडर हैबिट। इसमें क्या देखना है कि बॉबल और ब्लैडर हैबिट में कोई चेंजेस आई हैं। बॉबल मीन्स क्या कॉलन एम्प्टी हो रहा है पेशेंट का, क्या पेशेंट रेगुलरली स्टूल पास कर रहा है या यूरिन पास कर रहा है। ब्लैडर मीन्स यूरिनरी सिस्टम। सो वो सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करनी है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर चेंजेस आ रहे हैं सो वो वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अ सोर डैट डजेंट हील। कोई सोर या कोई पेनफुल एरिया जो हील नहीं हो रहा है, मतलब ट्रीटमेंट के बाद भी ट्रीटमेंट ले रहा है पेशेंट, लेकिन फिर भी क्या वो ठीक नहीं हो रहा है, रिकवर्ड नहीं हो रहा है, सो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ यू फॉर अनयूजुअल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड्स। सो इसमें देखा जाता है कि कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा ब्लड का या कोई अदर बॉडी फ्लूइड्स लाइक कोई सलाइवा या म्यूकस या पस फॉर्मेशन तो नहीं बन रही। तो ये सारी चीज़ों को इसमें ऑब्जर्व। नेक्स्ट इज टी फॉर थिननेस ऑफ लम्प एस्पेशली इन ब्रेस्ट। इसमें देखा जाता है कि ब्रेस्ट में लम्प फॉर्मेशन है, उसमें चेंजेस तो नहीं हो, सो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज आई इनडाइजेशन एंड डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग और इंजेशन। इसमें कोई देखा जाता है कि स्वेलोइंग ड्यूरिंग एनगल्फिंग कोई फूड को एनगल्फ करते समय, स्वेलो करते समय कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, इनडाइजेशन तो नहीं हो रहा है, अपाचन की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पेशेंट के अंदर, सो वो भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ ओ फॉर ऑब्वियस और क्लियर चेंज इन मोल और मास। सो कहीं भी बॉडी पार्ट में कहीं भी मास फॉर्मेशन थी पहले से ही और उसमें अब कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई थिनिंग हो रही है, थिकनेस हो रही है, तो उस चीज़ों को देखा जाता है, ये भी एक वार्निंग साइन हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एन फॉर नैगिंग इरिटेशन। नैगिंग मीन्स इरिटेशन, कोई डिस्कम्फर्ट हो पेशेंट को किसी पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, तो वो चीज़ें इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। कफ देखा जाता है, कफ की प्रॉब्लम तो नहीं है, या सोरनेस मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया जो बहुत ही पेनफुल है स्पेशली वाइल टचिंग, सो ये सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रीटमेंट में 2 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज़ कीमोथेरेपी एंड सेकेंड इज़ रेडिएशन थेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या है, शॉर्टली हम देखें तो इसमें कैंसर को ट्रीट किया जाता है बाय यूजिंग केमिकल्स और मेडिसिन का यूज़ करके इसमें कैंसर को ट्रीट किया जाता है। और नेक्स्ट इज़ रेडिएशन थेरेपी। इसमें क्या है कि जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आयोनाइजिंग रेज़ का यूज़ होता है। आयोनाइजिंग रेज़ को यूज़ करके कैंसरस ग्रोथ जो हुई है, सेल्स हैं, उसे डायरेक्टली किल किया जाता है। सो फर्स्ट हम कीमोथेरेपी को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ कीमोथेरेपी की क्या डेफिनेशन है, यूजिंग केमिकल्स और ड्रग्स टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ कैंसरस सेल्स
इट इज़ हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो इसमें क्या है कि केमिकल्स और ड्रग्स का यूज़ करके हमें कैंसरस जो सेल्स बने हुए हैं उसको उसकी ग्रोथ को प्रिवेंट किया जाता है, इसमें रोका जाता है, सो डैट वो जो कैंसरस डिवीजन हो रही है सेल्स की उसे स्टॉप किया जा सके और पेशेंट की लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके, सिम्टम्स से उसे रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी ड्रग्स। कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स कौन सी होती हैं, मतलब ड्यूरिंग कीमोथेरेपी कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। वैसे बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेन जो भी ड्रग्स हैं उन्हें मेंशन किया है। फर्स्ट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी होती है, जो स्वेलिंग्स के लिए दी जाती है स्पेशली। सो ये स्टेरॉइड के अंदर आता है। सो इसके अंडर दो मेडिसिन मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। फर्स्ट इज़ प्रेडनिसोन एंड सेकेंड इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड द सेकेंड नेक्स्ट इज़ हार्मोन थेरेपी। हार्मोन थेरेपी में क्या है, हार्मोन्स को यूज़ करके कैंसरस ग्रोथ को रोका जाता है। जैसे इसके अंदर एक मेडिसिन है वो है टेमोक्सिफेन। सो इस मेडिसिन का इसमें यूज़ होता है, वो ये मेडिसिन इस कैटेगरी में आती है हार्मोन थेरेपी में। नेक्स्ट इज़ एंटी ट्यूमर इनहिबिटर्स। एंटी ट्यूमर इनहिबिटर्स में ये डायरेक्टली स्पेशली कैंसर के लिए ये ड्रग बना हुआ है। सो इसके अंडर आता है ब्लियोमाइसिन। सो ब्लियोमाइसिन का ड्रग यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स। सो एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या है, ये भी एक ड्रग कैटेगरी है, कीमोथेरेपी में यूज़ होता है। इसके अंडर फ्लूरोयूरेसिल जो ड्रग है ये यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट इज़ वेज टू एडमिनिस्टर ड्रग्स। सो कौन कौन सी वेज है जिसको यूज़ करके ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है पेशेंट के अंदर। सो फर्स्ट इज़ ऑरल। ऑरली क्या है, पिल्स या टैबलेट्स कैप्सूल्स के फॉर्म में पेशेंट को दिया जाता है डायरेक्टली बाय माउथ। एंड द सेकेंड इज़ इंट्रामस्क्यूलर। इंट्रामस्क्यूलर क्या है, बाय मसल्स। सो इसमें इंजेक्शन दिया जाता है 90 डिग्री में मसल्स में डायरेक्टली, क्या है जो सर्टेन अमाउंट ऑफ डोज है कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स का वो इसमें एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट इज़ इंट्रावीनस। इंट्रावीनस क्या है, वेन्स में इंसर्ट किया जाता है मेडिसिन। नेक्स्ट इज इंट्रा कैविटी। इंट्रा कैविटी, कैविटी मीन्स कोई एम्प्टी स्पेस है ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स के अराउंड सरफेस में, जैसे एब्डोमेन और चेस्ट के अराउंड जो एम्प्टी स्पेस है उसमें कंसनट्रेटेड अमाउंट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स इंसर्ट की जाती हैं। नेक्स्ट इज इंट्रा आर्ट्रियल। इंट्रा आर्ट्रियल मीन्स आर्टरी में डायरेक्टली आर्टरीज के अंदर वो मेडिसिन को इंसर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट क्या है, सबक्यूटेनियस जो लेयर है स्किन की उसमें वो मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। इसमें स्पेशली स्मॉल नीडल्स का यूज़ होता है और ये क्या है, ये इनर मोस्ट लेयर होती है स्किन की जिसमें ये मेडिसिन इंसर्ट की जाती है। नेक्स्ट इज साइड इफ़ेक्ट्स। सो इसके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स हैं कीमोथेरेपी के। फर्स्ट इज़ नोजिया। नोजिया क्या है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। सो इसमें पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसे वॉमिटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया क्या है, लैक ऑफ एपिटाइट। सो इसमें भूख का ना लगना ये भी एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कब्ज़ की प्रॉब्लम, कोई कब्ज़ की प्रॉब्लम है या बॉबल मूवमेंट्स में इम्बैलेंस हो रही है तो वो सारी चीज़ें साइड इफ़ेक्ट में आती हैं। नेक्स्ट इज़ डायरिया। डायरिया मीन्स लूज मोशन तो नहीं है पेशेंट को, तो वो भी साइड इफ़ेक्ट में हो सकता है। नेक्स्ट इज़ एनीमिया। एनीमिया हो सकता है साइड इफ़ेक्ट में। एनीमिया क्या है, खून की कमी हो सकती है। हाइपोपिगमेंटेशन। हाइपोपिगमेंटेशन क्या है कि स्किन की डार्कनेस हो सकती है, स्किन पैचेस हो सकते हैं। वो क्यों बनते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर एरिया का जो स्किन है उसके जो सेल हैं वो बहुत ज़्यादा मेलानिन का प्रोड्यूस कर रहे हैं एक्सेस में। जो मेलानिन का प्रोड्यूस होने से वो पर्टिकुलर जो पार्ट है स्किन का वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है, जिसे हम हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इज़ फोटोटॉक्सिसिटी। फोटोटॉक्सिसिटी क्या है कि सेंसिटिविटी हो जाती है रिलेटेड टू लाइट और सन। तो सन और लाइट को इनटॉलरेबल हो जाता है पेशेंट के लिए, वो टॉलरेट नहीं कर पाता ज़्यादा लाइट को या सन के जो लाइट को, तो वो इसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ हेयर लॉस। हेयर लॉस मीन्स एब्सेंस ऑफ हेयर और इसे मेडिकल टर्म में एलोपेशिया कहते हैं। सो ये भी एक साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी क्या है, इसमें जो किडनीज़ हैं उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट पड़ता है, उसकी फंक्शनिंग वो डैमेज हो जाती है, उसे नेफ्रोटॉक्सिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट
नर्सिंग केयर में जो नर्स का क्या रोल है, उसे ड्यूरिंग और आफ्टर कीमोथेरेपी तो नर्स क्या क्या रोल्स प्ले कर सकती हैं। फर्स्ट इज़ टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना भी नर्स का रोल होता है। फर्स्ट इज़ मेंटेन हाइजीन को मेंटेन रखनी है, नीट और क्लीन रखना है, पेशेंट के सराउंडिंग को या पेशेंट के पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज़ पेशेंट आइसोलेशन, पेशेंट को सेपरेट प्लेस पे रखना है, सेपरेट रूम में रखना है और रूम जो है प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड पैसिव एक्सरसाइज एंड वेल बैलेंस डाइट, सो इसमें क्या है, पैसिव एक्सरसाइज देना। पैसिव एक्सरसाइज क्या होता है कि जो जिसमें पेशेंट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होता, नर्स उसकी एक्सरसाइज करवाती है बाय मूविंग देयर लिम्स और अपर और लोअर लिम्स। नेक्स्ट इज़ वेल बैलेंस डाइट, वेल बैलेंस डाइट क्या है, जिसमें बहुत हर एक तरह के विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर और सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो सारी चीज़ें उसमें उस डाइट में होंगी प्रेजेंट। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर वाइटल साइंस, तो वाइटल साइंस देखने हैं, ब्लड प्रेशर देखना है, रेस्पिरेटरी रेट देखना है क्या है, पल्स रेट देखनी है, टेम्परेचर देखना है, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंट ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना होता है, ये भी एक नर्स का रोल है। इसमें क्या है, असेसिंग ब्लीडिंग एरिया ऑल ओवर द बॉडी ऑरिफिस, बॉडी ऑरिफिस मीन्स बॉडी ओपनिंग्स, बॉडी ओपनिंग्स मीन्स माउथ, नोज, आइज, ईयर्स और मतलब रेक्टम या एनस, तो वो सारी चीज़ों को देखना होता है कि उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा ब्लड का, तो वो सारी असेस करनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ मॉनिटर एनी ब्लीडिंग ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ प्रोसीजर, सो ब्लीडिंग देखी जाती है, कोई भी प्रोसीजर करते समय देखा जाता है कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। नेक्स्ट इज इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करना होता है। इसमें क्या है, प्रोवाइड बैलेंस डाइट विच शुड बी अट्रैक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग टू पेशेंट, सो ऐसा डाइट देना है जो बैलेंस्ड हो, हर एक तरह के प्रोटीन विटामिन से वो रिच्ड हो, तो वो सारी इसमें चीज़ें देखी जाती हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिट एक्सेस सॉल्ट, अल्कोहल एंड स्मोकिंग, सो सॉल्ट, अल्कोहल और स्मोकिंग को लिमिट करना, अवॉइड करना होता है न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड कैलोरीज, प्रोटीन एंड फाइबर रिच डाइट एंड प्रोमोट विटामिन सी कंजप्शन, सो क्या उसे प्रोटीन देना है, फाइबर रिच डाइट प्रोवाइड करनी है, विटामिन सी का कंजप्शन होना चाहिए। सो हमने कीमोथेरेपी को डिटेल में पढ़ लिया है, और जो डिफरेंट जो दूसरा टाइप है ट्रीटमेंट का, वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एन यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेज टू स्टॉप एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ पैलिएटिव ट्रीटमेंट, इसमें क्या आयोनाइजिंग रेज का यूज़ करके एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को स्टॉप किया जाता है, किल किया जाता है, और ये एक पैलिएटिव ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ होता है। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या है, सिम्टम्स को जब ट्रीट करते हैं, सो डैट हम पेशेंट को शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकें। इसके टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, सो इसके टाइप्स हैं टेलीथेरेपी एंड ब्रैकीथेरेपी। टेलीथेरेपी क्या है, इसका अनदर नेम है एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, एंड द ब्रैकीथेरेपी का अनदर नेम क्या है, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। सो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ टेलीथेरेपी। टेलीथेरेपी क्या है, अ प्लेसमेंट ऑफ रेडिएशन बीम एट डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, सो इसमें क्या है, टारगेट से डिस्टेंस पे क्या है, बीम जो रेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, डायरेक्टली जो टारगेट है या जो ट्यूमर है उस पर प्लेस नहीं किया जाता, जो रेज होती हैं, बीम होता है, उसे डिस्टेंस पे रखा जाता है। सो इसके अंडर कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अ स्पेशल रूम और डिपार्टमेंट इज़ नीडेड to provide it where high energy x-ray और gamma rays machines are used, so इसमें क्या है, स्पेशल रूम और डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है इसे प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे क्या हाई एनर्जी एक्सरे को यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए, गामा रेज मशीन्स होती हैं वहाँ पे जो यूज़ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्थ वर्कर और थेरेपिस्ट इज़ नॉट अलाउड टू स्टे इन द रेडिएशन रूम विद द क्लाइंट, सो इसमें क्या, जो हेल्थ वर्कर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्स या डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, वो अलाउड नहीं होते पेशेंट के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही हाई लेवल का रेडिएशन होता है जो उनको भी अफेक्ट कर सकता है, सो वो अलाउड नहीं होते उस रूम में।
सो उस रूम में अकेले पेशेंट ही होता है। नेक्स्ट इज़ ब्रेकीथेरेपी। जो सेकेंड टाइप है रेडिएशन की वो क्या है, ब्रेकीथेरेपी। ये क्या है, अ डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ स्पेशल प्रिपेयर्ड रेडियो आइसोटॉप्स टू द ट्यूमर। इसमें क्या, डायरेक्टली जो रेडिएशन बीम्स हैं वो ट्यूमर पर प्लेस कर दी जाती हैं सो डैट जो ट्यूमर सेल्स हैं वो किल हो जाएं। नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस कौन से हैं, प्रिकॉशंस वाइल रेडिएशन थेरेपी। प्रिकॉशंस कौन कौन सी लेनी चाहिए। फर्स्ट इज डिस्टेंस। अ प्रॉपर डिस्टेंस इज इसेंशियल फॉर अ नर्स वाइल प्रोवाइडिंग रेडिएशन थेरेपी। सो नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो डिस्टेंस मेंटेन करके रखे वाइल गिविंग रेडिएशन थेरेपी, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंसिव होती हैं। नेक्स्ट इज टाइम। टाइम लिमिट एक्सपोजर टाइम फॉर हेल्थ पर्सोनल्स। हेल्थ पर्सोनल्स मीन्स हेल्थ वर्कर्स। सो हेल्थ वर्कर्स के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है, मे बी 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की, उतने टाइम तक ही वो एक्सपोज हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वो रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं आ सकते। सो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, अ 30 मिनट एक्सपोजर टाइम हैज़ बीन डिटरमिन्ड फॉर हेल्थ वर्कर्स इन ईच शिफ्ट। सो इसमें 30 मिनट का डिटरमिन किया जाता है टाइम पीरियड फॉर वर्कर्स, सो डैट वो ईच शिफ्ट में उतने समय ही वो एक्सपोजर में आ सके रेडिएशन के। नेक्स्ट इज शील्डिंग। शील्डिंग क्या है, स्टाफ आर सपोज टू वेयर डोसीमीटर डोज बैजेस टू मेजर रेज एक्सपोजर। सो इसमें क्या है, स्टाफ को पहनना होता है डोसीमीटर। डोसीमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसमें ये पता चल जाता है कि जो हेल्थ वर्कर हैं वो कितने टाइम तक एक्सपोजर में आ चुके हैं रेज के, सो डैट वो उतने टाइम से ज़्यादा एक्सपोजर में ना आए और वो पेशेंट के रूम को छोड़ दें, बाहर निकल जाएं। उससे पता लग जाता है, मेज़र किया जा सकता है। नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्ट विजिटिंग ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। सो चिल्ड्रन या प्रेग्नेंट वुमेन के विजिटिंग को स्टॉप करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। वेयर ग्लव्स वाइल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड या ऐसे दूसरे यूरिन। सो इसके कॉन्टैक्ट में आने से पहले ग्लव्स का यूज़ करना है। सो एट लास्ट नर्सिंग केयर क्या है इसकी, इसमें कौन कौन से नर्सिंग का रोल क्या क्या है। फर्स्ट इज़ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में फर्स्ट पॉइंट है, मेक द क्लाइंट अंडरस्टैंड द रेडिएशन प्रोसीजर एंड इट्स पॉसिबल ड्यूरेशन। सो पेशेंट को बताना है कि कितना टाइम लगेगा रेडिएशन थेरेपी में और इसकी पॉसिबल ड्यूरेशन क्या हो सकती है, जैसे साइड इफ़ेक्ट्स भी बता सकते हैं। नेक्स्ट इज इंसर्ट फॉलिस कैथेटर एंड इंश्योर द ब्लैडर इज़ एम्प्टी। सो फॉलिस कैथेटर को इंसर्ट करना है सो डैट उसका ब्लैडर जो है एम्प्टी रह सके। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एंटी डायरियल एजेंट्स फॉर प्रिवेंटिंग बॉबल मूवमेंट्स। इसमें क्या एंटी डायरियल एजेंट्स दे देनी है सो डैट वो उसे लूज मोशन ना हो या उसके बॉबल मूवमेंट्स को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज लिमिट साइड इफ़ेक्ट्स। साइड इफ़ेक्ट्स को लिमिट करना होता है, इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट है इम्पेयरिंग स्किन इंटीग्रिटी। सो क्या है, साइड इफ़ेक्ट में क्या आता है, रेडिएशन के स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर हो सकती है। स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयरमेंट मीन्स स्किन में क्या क्रैक्स हो सकते हैं या रैशेज हो सकते हैं, सो वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। नेक्स्ट इज़ हेयर लॉस। हेयर लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ फटीग, बॉडी एक एंड मलेज। तो फटीग भी हो सकता है, मलेज लेजीनेस भी हो सकती है, बॉडी में पेन भी हो सकता है। So next point is nurse needs to alert the client beforehand about any possible side effects। तो इसमें क्या है, नर्स को ज़रूरत होता है कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो पेशेंट को डिटेल में बताए सो डैट जो पेशेंट है वो पैनिक ना हो आफ्टर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज़ मेंटेन ऑरल हाइजीन। ऑरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू यूज़ ऑइंटमेंट, लोशंस और पाउडर्स ऑन द एरिया। सो पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, बताना है कि कोई ऑइंटमेंट का यूज़ ना करे, क्रीम का या पाउडर का उस पर्टिकुलर स्किन एरिया पे यूज़ ना हो सो क्योंकि उसके फर्दर साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा लंग कैंसर पे, सो उसे भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।